हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का इस टू पे स्वागत है। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर नागेंद्र सिंह। आई हैव डन बीटेक फ्रॉम आईआईटी एंड आई एम टीचिंग सिंस लास्ट 15 ईयर्स। अभी तक मैंने 25,000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया है और हज़ारों बच्चों को आईआईटीएन डॉक्टर बनाया है। अगली बारी आपकी है। सो यू नो केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट इट्स फुल विद फैक्ट्स एंड फिगर। तो कई बार लोग इसको रटते हैं और ये इनके लिए मुश्किल सब्जेक्ट बन जाता है, बट यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, रियलाइज़ करेंगे और ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग और रैंक प्रोड्यूसिंग होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में कैसे ये चीज़ें रियलाइज़ करते हैं हम। ओके, किरचॉफ्स लॉ बहुत ही शानदार है। देन एनालिसिस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस एंड क्विज, देयर आर सम क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद किरचॉफ्स लॉ। बच्चों, किरचॉफ्स लॉ क्या है? मैंने आपको बताया था कि इवन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, हमने अभी पिछली क्लास में एंथैल्पी के ऊपर खूब सारी बातें की। आई थिंक आपको याद होगा। तो आप ये समझो एंथैल्पी की बात को हम कंटिन्यू कर रहे हैं फॉर रिएक्शन, है ना। अगर कोई रिएक्शन बच्चों हो रहा है A + B = C, तो रिएक्शन के दौरान एंथैल्पी चेंज क्यों होता है? क्योंकि हम लोग ने जो फॉर्मूला पढ़ रखा है ΔH = NCP ΔT फॉर आइडियल गैस। यस, हेलो बच्चों, समझ में आएगा तो यस बोलते रहना है ना। सो ΔH = NCP ΔT। अगर हम किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर, सपोज वी आर कैरिंग आउट दिस रिएक्शन एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड, right? So at this temperature delta T will be 0. So delta H for all reactions should be 0, but it's not the case. That's not the case, है ना बच्चों? Are you getting me? मैंने क्या बोला? अगर डेल्टा H = NCP ΔT ये सही होल्ड कर रहा है तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं तो डेल्टा H तो उसका 0 होना चाहिए, बिकॉज डेल्टा T इज 0। डेल्टा H फॉर ऑल रिएक्शन शुड बी 0, बट दैट्स नॉट द केस। ऐसा होता नहीं है। जानते हैं क्यों? कुछ छूट रहा है हमसे। वी आर मिसिंग समवेयर एल्स, हम कहीं मिस कर रहे हैं। जानते हैं क्या? देखो बच्चों, बहुत ध्यान समझना। इसके हीट कैरी करने कैपेसिटी अलग है, इसके हीट कैरी, इसके मतलब द हीट होल्ड कैपेसिटी ऑफ द रिएक्टेंट्स आर डिफरेंट एंड द प्रोडक्ट इज डिफरेंट, है ना। ये डिफरेंट है। तो जैसे रिएक्शन हुआ, प्लीज थिंक ओवर, पहले वो रिएक्टेंट था, चाहे व्हेन वी टॉक अबाउट द रिएक्टेंट, सो वी आर जस्ट कंसिडरिंग इट्स ए स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इट्स मोल, इट्स मास, एवरीथिंग रिलेटेड टू द रिएक्टेंट। ओके, सी, तो पहले ये रिएक्टेंट है तो उसका हीट होल्ड करने कैपेसिटी एंड द सब कुछ। अभी वो प्रोडक्ट बन गया तो प्रोडक्ट कितना मोल बना, रिएक्शन कैरी ऑन हो रहा है, कितना मोल प्रोडक्ट बना, क्या बना, तो जो बना उसके हीट होल्ड करने कैपेसिटी। भाई जैसे स्टोन है, पत्थर है, तो 1 kg पत्थर है कि 2 kg पत्थर है, 2 kg के हीट होल्ड की कैपेसिटी कुछ और होगी। पत्थर है कि सोना है कि पानी है कि हवा है, ऑल दिस थिंग्स विल गवर्न द हीट होल्ड कैपेसिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। सो इनके हीट होल्ड करने की कैपेसिटी अलग है, इनकी अलग है। दैट्स वाई कांस्टेंट टेम्परेचर पर भी जब रिएक्शन करते हैं तो बच्चों एंथैल्पी चेंज होता है। आप मेरी बात समझ गए क्यों होता है? क्योंकि इस जो रिएक्शन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, both may have different heat capacities now, and therefore बच्चों this relationship will not holds good in case of chemical reaction. So we can write here delta H = change in heat capacity. Oh my god, अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे निकाल लें तो चेंज इन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड इनटू टी। ओहो, चेंज इन हीट कैपेसिटी इनटू टी, मतलब यहाँ पे जो डेल्टा H हुआ वो टेम्परेचर चेंज की वजह से नहीं हुआ, इट्स बिकॉज ऑफ चेंज इन हीट कैपेसिटीज। अभी चेंज इन हीट कैपेसिटी क्या है बच्चों? सो हीट कैपेसिटी ऑफ C माइनस, सपोज ये बच्चों बहुत मस्ती सीखो और इसमें डूब जाओ। यात्रा कर रहे हैं हम लोग थर्मो की, बहुत खूबसूरत चैप्टर की। मेरे साथ निकल पड़ो, कल क्या हो, कल हो ना हो, आज मस्ती मारते हैं, है ना। और इससे ज़्यादा सुख, इन कॉन्सेप्ट्स को सीखने से ज़्यादा सुख दुनिया में और किसी चीज़ में नहीं है। वाओ, ब्यूटीफुल, अमेजिंग, इट्स ए ब्लिसफुल सिचुएशन, है ना। ध्यान से देखो बच्चों, मैं बताने वाला हूँ डेल्टा का मतलब क्या है ना।
दोस्त ने पूछा, देखो ये x, मान लो एक्स ए प्लस बी रिएक्ट किए और सी बना, राइट। तो बेटा ये कह रहे इन्होंने कि मैंने क्या लिखा, ये चेंज, डेल्टा मतलब चेंज, आर मतलब रिएक्शन, है ना। तो इस रिएक्शन में कितना हीट कैपेसिटी चेंज हुआ, इस रिएक्शन में कितना हीट कैपेसिटी चेंज हुआ इनटू टेम्परेचर, है ना, बिकॉज टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो हम क्या बोलेंगे, इसका मतलब क्या होता है, व्हाट मीन बाय दिस, लेट्स सी बच्चों, उसका मतलब क्या हुआ कि हीट कैपेसिटी ऑफ सी माइनस एक्स इंटू हीट कैपेसिटी ऑफ ए एट अ कांस्टेंट प्रेशर काम कर रहा है, तो मैंने पी फॉर प्रेशर, आर फॉर रिएक्शन, माइनस हीट कैपेसिटी ऑफ बी। ओहो, ना हमेशा चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल फॉर प्रोडक्ट, इनिशियल फॉर रिएक्टेंट, एंड दिस इज हीट कैपेसिटी, और वी कैन राइट हियर दिस वे, दिस इज व्हाट हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्टेंट, एंड दिस इज व्हाट हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट, माइनस कर दिया। ये मान लो इसकी मोलर, दिस इज मोलर हीट कैपेसिटी for 1 mole. Here we have taken x mole, so we have to multiply x into heat capacity of A, because we are interested in calculating the heat capacity of reactant as a whole. इसका as a whole निकालना चाहते हैं, तो for to calculate as a whole, what we'll do, multiply this heat capacity by x, and for this one 1 यहाँ पे है, it's not mentioned. समझ में आया क्या बच्चों? हेलो बच्चों, कांस्टेंट टेम्परेचर पर भी केमिकल रिएक्शन होता है, तो इसमें एंथैल्पी चेंज होता है। अगर हम लोग उस फॉर्मूले को देखते हैं, डेल्टा H इज इक्वल टू NCP डेल्टा T, और इसको लगाओगे तो मामला खराब हो जाएगा, तुम घबरा जाओगे। लोग क्या फॉर्मूला सिखाते हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसके अंदर की बात क्या हो रहा है उसमें reactant and product are having different heat capacities, and therefore now the enthalpy change in the reaction is because of change in heat capacities. So heat capacity is this one. Okay, is it clear to everyone? Let's discuss it again. चलो एक बार और let's see. बच्चों मैं आपसे ये कहा कि मैं लो सपोज कोई रिएक्शन लेता हूँ, मैं सिंपल सा रिएक्शन H2 प्लस हाफ O2 इज इक्वल टू H2O, ये लिक्विड बना, ये क्या है गैस, ये क्या है गैस। ओके, सो मैंने आपसे पहले ये सवाल पूछा था, बहुत आराम से करते हैं, कम ऑन एवरीवन, कि क्या बताना मुझे, क्या ये रिलेशन, सपोज वी आर कैरिंग आउट दिस रिएक्शन एट टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड, और नो लिक्विड है तो यार एट टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, सो डेल्टा H इज इक्वल टू NCP डेल्टा T, इट्स होल्ड्स फॉर आइडियल गैस, है ना, आइडियल गैस के लिए हमेशा ऐसा होता है। तो क्या ये रिलेशनशिप यूज करें हम यहाँ पर, एंड सिंस दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, सो कैन वी डिराइव फ्रॉम हियर दैट डेल्टा H फॉर दिस रिएक्शन, R फॉर रिएक्शन विल बी इक्वल टू 0। हे गाइस कम ऑन, बताओ मुझे, क्या ये रिलेशनशिप यहाँ पे होल्ड करेगा? कम ऑन सेमी, क्या हम इस रिलेशनशिप को यहाँ पे यूज करके कैन वी कम टू कंक्लूजन दैट डेल्टा H फॉर दिस रिएक्शन विल बी इक्वल टू 0? कैन वी कम टू दिस कंक्लूजन? ऐसा हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, नहीं तो अगर ऐसा हो जाए तो सभी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होते हैं। तो क्यों नहीं हो रहा है? सपोज ये देखो क्या है, हीट कैपेसिटी हम किसी का निकाल रहे थे। ओके, अभी जो हमने काम किया बच्चों, थोड़ा और पीछे चलते हैं, तो हमने एक सिलेंडर में कोई गैस रख दिया, वो ध्यान समझना, सिलेंडर में कोई गैस रख दिया। ओके, इसी को हम कंप्रेस कर रहे हैं या एक्सपेंड कर रहे हैं, तो सेम गैस ना, सेम गैस अगर गैस से लिक्विड हो जाए तब भी उसकी हीट कैपेसिटी चेंज हो जाएगी। वाटर एज ए लिक्विड एंड वाटर एज ए गैस एंड वाटर एज ए सॉलिड विल हैव डिफरेंट हीट कैपेसिटीज। ये गैस ही रहना है, उतना ही मोल रहना है, मोल चेंज जाए तब भी हीट कैपेसिटी चेंज जाएगी। वही सब कंप्रेस हो रहा है या एक्सपेंड हो रहा है, तो वहाँ पे अब मतलब वहाँ पे हीट कैपेसिटी कोई रोल प्ले नहीं कर रहा, तो वहाँ चेंज किसकी वजह से होगा, टेम्परेचर की वजह से होगा। तो बच्चों हम पढ़ते हैं ना ये, तो अब देखो, लेकिन यहाँ पर क्या है, रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, तो कितना मोल बना,
कौन बना, अकॉर्डिंगली देयर हीट कैपेसिटी विल चेंज। पहले ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस था तो इनकी हीट कैपेसिटी अलग थी, इनके हीट होल्ड करने कैपेसिटी अलग थी। नाउ वी हैव वाटर, इट हैज़ डिफरेंट हीट होल्ड कैपेसिटी, so therefore now heat hold capacity is itself change, जो कि वहाँ पे नहीं हो रहा था। तो ये रिलेशनशिप यहाँ के लिए है और यहाँ के लिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच इन रिएक्शन इज इक्वल टू, तो मैं क्या बोला आपको, ये वाली बात यहाँ पे होल्ड नहीं करेगी, ओके। और यहाँ पे देखो चेंज इन हीट कैपेसिटी एट अ कांस्टेंट प्रेशर, तो चेंज इन हीट कैपेसिटी एट अ कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ हमने n से मल्टीप्लाई नहीं किया है क्योंकि वो जितना भी मोल है सब इसमें यूज हम लोग कर ले रहे हैं इनटू टेम्परेचर T। यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, हीट कैपेसिटी चेंज हो रहा है। तो अगर मैं कहूँ इस केस में चेंज इन हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो क्या लगते हैं प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, है ना। तो प्रोडक्ट क्या है, वाटर, तो हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर लिक्विड माइनस हीट कैपेसिटी ऑफ H2 H2 गैस माइनस हाफ। देखो इसलिए मैंने अप्लाई नहीं किया बिकॉज दिस हाफ नाउ यूज हियर, सो माइनस हाफ हीट कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस। इज इट क्लियर नाउ टू एवरीवन? बताओ अभी समझ में आ गया? तो रिएक्शन में हम लोग डेल्टा एच इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी यूज नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ रिएक्शन में कंपोनेंट ही चेंज हो जा रहा है, तो इसलिए हम लोग दूसरा रिलेशनशिप यूज करेंगे। तो नाउ अब किरचॉफ्स लॉ क्या है, तो वहाँ आता हूँ, इसके पहले फिर से बात कर लूँ। कोई रिएक्शन में लिखा बच्चों N2 प्लस H2, तो 1N2 प्लस 3H2 दोनों क्या हैं, गैस हैं। N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3, ये भी क्या है, गैस है, ओके। सब गैसियत चल रहा है, स्टेट लिखना बहुत जरूरी है। तो इसका अगर मुझे बच्चों चेंज एंथैल्पी चेंज लिखना हुआ ऑफ रिएक्शन, बताओ रे बच्चा लोग एक्सप्रेशन बताओ। एट एनी टेम्परेचर T हम रिएक्शन कर रहे हैं, क्या लिखोगे, बोलो 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 बोलो, क्या लिखूं मैं? कहें सर आप लिखिए 2 इंटू मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ एट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ अमोनिया गैस, भले ये लिख लीजिए आप, अमोनिया गैस लिख दिया। माइनस अब रिएक्टेंट क्या कर लीजिए, तो रिएक्टेंट क्या करेंगे बच्चों, मैं तुम्हें प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, कहेंगे 1 इंटू, या एक ही ऐसे है ना, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस, है ना, प्लस माइनस मैंने यहाँ बाहर लगा दिया इसलिए प्लस कर दिया अंदर, 3 इंटू मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, बहुत शानदार है बच्चों, ये मैंने कर दिया। और मुझे तो ये निकालना था यार, ओहो, अब ध्यान समझो ना यार, तुम्हें और अंदर ही बताने वाला हूँ। रियली आर यू एक्साइटेड टू नो अबाउट इट? शानदार ये है कि ये देखो क्या है, हीट कैपेसिटी है। हीट कैपेसिटी मतलब 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने पर कितना हीट इन्वॉल्व होता है ना, बहुत मजेदार चीज़ है ना। देखना आप 1 डिग्री हीट कैपेसिटी कैसे डिफाइंड है बच्चों, कितना हीट इन्वॉल्व है पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। तो 1 डिग्री चेंज इन टेम्परेचर से कितना हीट इन्वॉल्व है, एंड वी नो हीट इन्वॉल्व एट अ कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा एच। सो दिस वन इज डेल्टा एच एट अ कांस्टेंट प्रेशर फॉर 1 डिग्री, एंड एट T डिग्री कितना होगा, मल्टीप्लाई बाई T, तो T से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ग्रेट, चलो बहुत मज़ेदार है। अभी मैं इसको मिटाया नहीं, जानते हो क्यों? अब फिर ध्यान सुनो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, फोकस करो। मान लो इस रिएक्शन का बच्चों T1 टेम्परेचर पर हमने एंथैल्पी चेंज निकाला डेल्टा H1 फॉर दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए बहुत ध्यान सुनना, मजे लो बहुत ध्यान से, ये लाइफ टाइम के लिए सीख रहे हो तुम लोग। इस रिएक्शन के लिए फॉर एनी रिएक्शन एंथैल्पी चेंज हमने निकाला किसी टेम्परेचर T1 पर, और एंथैल्पी चेंज निकाला हमने किसी टेम्परेचर T2 पर। तो किरचॉफ्स लॉ क्या कहते हैं कि अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो फॉर किसी रिएक्शन के लिए, फॉर रिएक्शन बाय चेंज इन टेम्परेचर,
अगर एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर भी एंथैल्पी चेंज होता है, अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो एंथैल्पी चेंज कितना होगा, ये निकालने का तरीका बताते हैं किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ फॉर केमिकल रिएक्शन में बात करते हैं या फेज ट्रांसफॉर्मेशन में, या तो केमिकल रिएक्शन हो रहा हो या फेज ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कंप्रेशन एक्सपेंशन वाली बात यहाँ पे नहीं हो रही है। ओके, डिस्कस वेरिएशन इन, कितना बदल गया एंथैल्पी चेंज या इंटरनल एनर्जी चेंज विद टेम्परेचर। ये एक रिएक्शन दिया हुआ है, इस रिएक्शन का T1 टेम्परेचर पर एंथैल्पी चेंज डेल्टा H1 है एंड T2 टेम्परेचर पर एंथैल्पी चेंज डेल्टा H2 है। क्लियर? तो अगर ये रिएक्शन टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 की वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू क्या होगी, यही हम लोग निकालते हैं किरचॉफ्स लॉ से। तो किरचॉफ साहब ने बताया था कि टेम्परेचर के वेरी करने से किसी रिएक्शन के एंथैल्पी चेंज में वेरिएशन कैसे होगा, कितना होगा। आर यू गेटिंग ऑल? हेलो बच्चों, बताओ मुझे, क्लियर है? किरचॉफ्स लॉ कांस्टेंट टेम्परेचर पर एंथैल्पी चेंज को नहीं बताते हो, तो हम बता ही दिए तुमको। कैसे करोगे? डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा आर सी इंटू टी। दैट्स वेरी क्लियर टू अस। ये कह रहे हैं अगर टेम्परेचर चेंज किया जाए तो एंथैल्पी चेंज कैसे होगा, ये बता रहे हैं हमको किरचॉफ्स लॉ। राइट? क्लियर बच्चों? समझ में आ गया आप लोगों को? अच्छा एक बात सुनो तुम लोग, दो बोलते रहना तब में मजा आएगा, इसमें घबरा जाऊंगा यार। सोचो मैं कुछ कहानी सुनाता हूँ। ये मान लो इसका कुछ एंथैल्पी है 100, है ना, और इसका एंथैल्पी है सपोज 120। मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, है ना। गुड, थैंक यू। मज़ा आना चाहिए आप लोगों को, नहीं तो मेरी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। डेल्टा एच क्या होगा? 120 माइनस 100 इज इक्वल टू 20। डेल्टा एच इज इक्वल टू 20। मैं ऐसे ही एक टिपिकल एग्जांपल ले लिया हूँ। दिस इज अ रिएक्शन एंड इस रिएक्शन में रिएक्टेंट का एंथैल्पी 100, प्रोडक्ट का 120, घटा दिया कितना आया? 20। अगर ये मान लो इसको हम लोग कर रहे हैं T1 टेम्परेचर पर, अब मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया। हम सबको पता है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़नी है, पता है ना बच्चों, एंथैल्पी बढ़नी है, पता है ना आपको, बढ़ जाएगी। अब देखो मान लो इसका बढ़ करके हो गया 150, टेम्परेचर हाई है, मतलब T2 इज ग्रेटर देन T1, और इसका बढ़ के हो गया 170। राइट? तो डेल्टा एच कितना आया? अगेन 20 आया। ये डेल्टा H1 है एंड डेल्टा H2 है, तो डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 क्या हुआ? 0 हो गया। समझ आया मेरी बात में क्या बोला? ये पर्टिकुलर रिएक्शन है, आई हैव जस्ट टेकन एज एन एग्जांपल दैट सपोज द एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन इज 100 एंड फॉर दिस प्रोडक्ट इज 120। एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स इज 100 एंड प्रोडक्ट इज 120, सो डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन विल बी 20 एंड मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो इसका 150 हो गया, इसका 170 हो गया। अब ये डेल्टा H2 कितना हुआ? 170 माइनस 150 कितना आया? 20। तो डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 क्या हो जाएगा? 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। बच्चों मामला क्या है, यहाँ एंथैल्पी चेंज तो हुआ ही नहीं यार, हमने टेम्परेचर बदला, हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? जानते हो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि T1 से T2 टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्टेंट के एंथैल्पी में अगर 50 का इम्प्रूवमेंट हुआ, एनहेंसमेंट हुआ, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इसके एंथैल्पी में भी 50 का ही चेंज हुआ। इसलिए दोनों के बीच में जो डिफरेंस था वो मेंटेन रह गया। यस, मैं आपको सिंपल ये बताना चाहता हूँ कि ये होना कोई ज़रूरी नहीं है कि जितना चेंज इसमें हो उतना ही चेंज इसमें हो, ये होना कोई ज़रूरी नहीं है, ये अक्सर मोस्टली नहीं होता है। तो किरचॉफ साहब का जो लॉ दिया गया वो ये है कि टेम्परेचर चेंज करने पर, बहुत डूब के सोचो, टेम्परेचर चेंज करने पर अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में चेंज बराबर ना हो तो उनके बीच का अंतर भी, उनके बीच का डिफरेंस भी चेंज हो जाएगा। दो बच्चे भी बराबर हैं, दोनों में ग्रोथ हो रहा है समय के साथ में,
भारत और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुए थे। 1947 के पहले हम एक देश थे, बट दोनों आज़ाद हुए। हमने IIT बनवाया, हमने IIM बनवाया, हम लोगों ने ISC बेंगलोर बनवाया, हम लोगों ने इसरो बनवाया, हम लोगों ने एम्स बनवाया, उन्होंने आतंकवादी बनाए। ये अंतर है। वो न्यूक्लियर बम की तारीफ करते हैं, हमारे पास भी न्यूक्लियर बम है, लेकिन हम बात IIT कर रहे हैं। तो पैदा दोनों साथ में हुए, वो जो है नाला नाली में चला गया और ये हमारा देश तरक्की कर रहा है। तो मामला देखो ये है, क्यों? क्योंकि समय के साथ दोनों में, अच्छा इम्प्रूवमेंट दोनों में ही हुआ, ऐसा नहीं उनमें इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। तो उसमें भुखमरी बहुत बुरी हालत थी आइज में, लेकिन दोनों में इम्प्रूवमेंट बराबर नहीं हुआ, तो डिफरेंस बढ़ते चला गया, बड़ा डिफरेंस आ गया। तो अगर दोनों में इम्प्रूवमेंट भी बराबर हुआ होता तो दोनों बराबर होते। यस, सो मैं आपको सिंपल बताना चाहता हूं कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। सपोज हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो दोनों की एंथैल्पी बढ़ी। अगर दोनों की एंथैल्पी इक्वल बढ़ेगी तो ये समय के साथ रिएक्शन के एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आएगा। बट ड्यू टू अनइक्वल वेरिएशन इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, the enthalpy of reaction will get change, and that what we calculate by using Kirchhoff's law. Is it clear to everyone? हम लोग समझ में आया बच्चों कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ दोनों में चेंज इक्वल नहीं हो रहा है, एंड देयरफॉर डेल्टा एच की वैल्यू चेंज आएगी। उस चेंज को हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। नाउ फॉर नॉन स्टैंडर्ड स्टेट्स, बच्चों नॉन स्टैंडर्ड स्टेट्स क्या होता है? नॉन स्टैंडर्ड स्टेट्स जब हम किसी, जैसे मान लो कोई डिफाइंड स्टेट है, जैसे डिफाइंड मतलब कंसंट्रेशन 1 मोलर, प्रेशर 1 बार, इसको बोलते हैं डिफाइंड, परिभाषित, सभी के लिए ऐसा है ना। जो नॉन डिफाइंड है, प्रेशर कुछ भी ले लिया, टेम्परेचर कुछ भी ले लिया, कंसंट्रेशन कुछ भी ले लिया, इट्स अ नॉन डिफाइंड। वैसे टेम्परेचर की वैल्यू को बोलते हैं, बहुत ध्यान सुनना आप लोग, बहुत ध्यान सुनो बच्चों, स्टैंडर्ड स्टेट्स टेम्परेचर के लिए कोई डिफाइंड नहीं है। टेम्परेचर कोई भी हम चूज कर सकते हैं, है ना। हाँ, लेकिन अगर क्वेश्चन में कोई टेम्परेचर नहीं दिया है तो उस समय हम लोग 25 डिग्री सेंटीग्रेड को स्टैंडर्ड टेम्परेचर मान सकते हैं। ठीक है, क्लियर? टेम्परेचर मैंने क्या बोला? टेम्परेचर किसी भी टेम्परेचर पे जब हम रिएक्शन कर रहे हैं 30 डिग्री 50 डिग्री पे, तो दैट टेम्परेचर अगर वो कांस्टेंट थ्रू आउट रिएक्शन, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं बताऊँ, मैं पढ़ रहा था, मैंने IIT भी क्वालिफाई कर लिया था, ये बात मुझे पता नहीं थी। मैं सोचता कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड को ही हम स्टैंडर्ड मानते हैं, लेकिन मैं गलत सोचता था। मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रेशर स्टैंडर्ड कितना? 1 बार। कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड कितना? 1 मोल पर लीटर, 1 मोलर। टेम्परेचर कोई भी स्टैंडर्ड स्टेट नहीं होता। हाँ, जिस भी टेम्परेचर पर रिएक्शन कर रहे हैं दैट शुड बी थ्रू आउट कॉन्स्टेंट। बट अगर सवाल में कुछ नहीं दिया है तो हम लोग 25 डिग्री सेंटीग्रेड को एज्यूम कर सकते हैं। ये सब नोट कर लो। मैं अपने पढ़ाई के बहुत लंबे टाइम तक मानता था कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड को ही स्टैंडर्ड मानते हैं। जब मैंने पहली बार ये पढ़ा तो मैं दंग रह, मेरी यार मैं गलत सोचता था क्या। लेट्स सी, तो ये हमारे सामने अब आँख के सामने आने वाला है किरचॉफ्स लॉ का फॉर्म। कोई नॉन स्टैंडर्ड स्टेट्स मतलब कोई भी एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर निकालते हैं। देखो ये क्या है? चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, उसमें कितना चेंज हो रहा है समझ गए? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का जो चेंज है उसमें कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ये किरचॉफ साहब ने कहा कि डी डिफरेंशियल चेंज इन एंथैल्पी ऑफ डिफरेंशियल चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, उसको कर दिया हमने इंटीग्रेट, इज इक्वल टू, कहते हैं क्या होगा? कहें कि वो ये देखो ये क्या है? वही ये पर मोल कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कितना इन्वॉल्व हुआ, ये समझ रहे हो ना। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट हीट कैपेसिटी, ये है, और डी टी टेम्परेचर के साथ। तो टेम्परेचर में चेंज करने से इसमें कितना चेंज आया वही आ गया। मज़ेदार बात ये बच्चों, जो बच्चे गलती करते हैं, जो बड़े भी करते हैं, वो तुम्हें समझा रहा हूँ ताकि तुमसे ना हो। या देखो ये भी एक चेंज है और ये भी एक चेंज है। ये चेंज उस रिएक्शन के लिए कांस्टेंट है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट।
ये टेम्परेचर हम नाउ वी आर वेरिंग द टेम्परेचर एंड अकॉर्डिंग टू वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर वी वांट टू फाइंड आउट द चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, दैट्स व्हाट। ये किरचॉफ्स लॉ है बच्चों। यही अगर इंटरनल एनर्जी के लिए लिखेंगे हम लोग तो ऐसे लिख देंगे, वहाँ Cp की जगह Cv कर देंगे, एट अ कांस्टेंट प्रेशर की जगह एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम कर देंगे। ये एक्सप्रेशन क्लियर हुआ? धीरे धीरे सीखो, लिखो, समझो, आगे बढ़ो, मस्ती मारो। कम ऑन गाइस, बच्चा लोग। ये एंथैल्पी चेंज रिएक्शन का डिफरेंशियल कितना चेंज हुआ, एंड दिस इज इक्वल, दिस इज यू नो हाउ इट इज अफेक्टेड ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, और ये हमारा हुआ। नाउ ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि उसके स्टॉकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को प्रोडक्ट और ये रिएक्टेंट वाले से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना, जो आपको मैंने पहले ही समझाया, हमने डिराइव किया है। इसका मतलब बता रहा हूँ क्या है, दैट वी हैव सीन। ये लिख के दे दिया हूँ तो आप बाद में ये रिकॉर्डेड आपके पास रहेगा, तो वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो, राइट। एंड ये सब क्या है बच्चों, स्टॉकियोमेट्रिक कोफिशिएंट व्हाट एवर वी हैव सीन, देखा हुआ है। चलो आ जाओ फिर से। नाउ राइट एक्सप्रेशन फॉर गिवन रिएक्शन। आप इसके लिए एक्सप्रेशन लिखो, हमने ऑलरेडी लिख लिया है ना, तो आगे बढ़ जाते हैं। ये मैं क्विज लेके आया था, है ना, ये मैं क्विज लेके आया था कि आप इसके लिए, मैं ये क्विज लेके आया था कि आप इसके लिए जो है एंथैल्पी चेंज ऑफ CPM लिखो। जरा लिखो तो बच्चों, एक बार एक्सप्रेशन खुद से भी लिख लो। चलो 30 सेकेंड लो, लिखोगे ना तो थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप थोड़ा कनेक्ट हो जाओगे। कम ऑन एवरीवन, 30 सेकेंड में इसके लिए डेल्टा चेंज इन रिएक्शन ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी, 30 सेकेंड्स टाइम लो, तो अपनी कॉपी पे लिखो। लेट्स सी नाउ। अब देखो, तो बच्चों हमको एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो वो ये क्या होगा, मैं कह रहा हूँ कि एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो कहते हैं कि स्टॉकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जिसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट किए हैं, प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई करो मोलर एंथैल्पी चेंज ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट की एंथैल्पी को रिएक्टेंट की एंथैल्पी से घटा दो। यही तो होता है बच्चों। इतना ये सब कठिन भाषा यूज करता है ना कि बच्चा लोग तो दबी जाए, इसलिए मुझे चुटकुला और पाकिस्तान हिंदुस्तान करना पड़ता है, समझ रहे हो तुम। चलो बाय द वे लिख देता हूँ एक्सप्रेशन, समझा भी दे रहा हूँ मैं, कुछ नहीं लड्डू है। देखो ये क्या है, ये कह रहा है एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन क्या होगा, है ना, क्या होगा मतलब प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी। ओह माय गॉड नहीं, क्या हुआ, प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी। अब प्रोडक्ट की एंथैल्पी क्या होगी, तो ये कह रहा है कि मोलर एंथैल्पी प्रोडक्ट के सारे कंपोनेंट का और उनका स्टॉकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से गुणा कर दो। भाई यार अमोनिया है तो 2 इंटू अमोनिया ऐसे कर लो, राइट। तो चेंज क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, वी नो दिस फैक्ट। चलो कमन आगे बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ नोटेशन से जो लिखा है उसका मतलब क्या है। HM मतलब बच्चों मोलर एंथैल्पी, HM मतलब मोलर एंथैल्पी, एंथैल्पी फॉर पर मोल, है ना, M फॉर मोलर। ये R मतलब एंथैल्पी चेंज इन रिएक्शन और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी चेंज इन रिएक्शन या उसको सिंपल एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बताओ, इट मीन्स वो चेंज पूछ रहा है आपसे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। क्लियर। कहीं पर हमने ऐसा लिखा है, ये ऐसा लिखा है, ये क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, राइट। जैसे मैं कहूँ CO2 मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, मैं लिखूँ मतलब CO2 के बनने में कितना एंथैल्पी चेंज हुआ। ओके, मैं आपसे कहूँ कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डायमंड, तो कार्बन के डायमंड बनने में कितना एंथैल्पी चेंज हुआ ना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बनने में, राइट। और ये अगर मैंने इसके ऊपर ऐसे 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 मैंने अगर मैं उसके ऊपर ऐसे 0 लिख देता हूँ, इसका मतलब स्टैंडर्ड स्टेट्स में, कौन से स्टेट में, स्टैंडर्ड स्टेट्स में, एक रेफरेंस स्टेट, एक स्टैंडर्ड स्टेट जो कि पूरी दुनिया मानती है, ऐसा स्टेट में क्या मतलब है, मैं उस पर आता हूँ। ये नोटेशन जो हमने लिखा उसका मतलब हुआ बच्चों। मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया है। ओके, नाउ स्टैंडर्ड स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों के लिए
स्टैंडर्ड प्रेशर जो होता है 1 बार होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एंड 1 बार इज वेरी क्लोज टू 1 ATM, इसलिए हम इसको 1 ATM भी मान सकते हैं। मतलब 1 ATM जो है ना थोड़ा सा बड़ा होता है 1 बार से, थोड़ा सा बड़ा होता है। यू कैन सी 1 ATM इज इक्वल टू 1.01325 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। पास्कल इज SI यूनिट ऑफ द प्रेशर एंड द 1 बार इज इक्वल टू जस्ट 10 की पावर 5 पास्कल। सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि 1 ATM इज इक्वल टू 1.01। समझ में आ रहा है ना बच्चा लोग? ये तो पता ही है तुमको, मैं तो फालतू ऐसे पढ़ा रहा हूँ, बार ऐसे रिपीट मार रहा हूँ यार, ठीक है। 1 ATM इज इक्वल टू दिस मच बार, तो दिस टू आर ऑलमोस्ट इक्वल, राइट। सो बच्चों स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होगा 1 बार और यू कैन से 1 ATM, ठीक है। और टेम्परेचर एनी डिफाइंड टेम्परेचर, एनी डिफाइंड टेम्परेचर, सवाल में कोई भी डिफाइंड टेम्परेचर लिया जा सकता है, एनी डिफाइंड टेम्परेचर। ओके, नाउ फॉर सोल्यूट आयोन्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में जो सोल्यूट आयंस प्रेजेंट होंगे, कोई सोडियम प्लस फलाना ढिमका कहीं रिएक्शन कर रहे होगे तो वहाँ उसके स्टैंडर्ड स्टेट के लिए, उसके स्टैंडर्ड स्टेट के लिए, सोल्यूट आयंस के स्टैंडर्ड स्टेट के लिए के लिए प्रेशर इज 1 बार, ओके, टेम्परेचर इज एनी स्टैंडर्ड डिफाइंड टेम्परेचर, बट कंसंट्रेशन इज 1 मोलर, 1 मोलरिटी। ध्यान रखना आपको, अगर सॉल्यूशन स्टेट में है तो उसका ये 1 मोलर कंसंट्रेशन शुड बी ऑफ द सोल्यूट आयोन्स, राइट। अगर टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है तो यू कैन एज्यूम 25 डिग्री सेंटीग्रेड एज ए स्टैंडर्ड टेम्परेचर। ओके बच्चों, समझ में आया? देखो मैं छोटी छोटी बातें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना। बाद में स्टैंडर्ड कैसे ये क्या चीज़ आ गया, तो ये हुआ। और हम जब लिखते हैं ना कि एंथैल्पी चेंज, ऐसे ऊपर शून्य लगा दिया, F लिखा तो मतलब फॉर्मेशन, ऐसे लिखा मतलब रिएक्शन, है ना, ऐसे ऐसे। तो रिएक्शन का चेंज इन एंथैल्पी स्टैंडर्ड स्टेट में मैंने सिर्फ ऐसे लिखा, ये ऐसे मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एट गिवन कंडीशंस, जो भी कंडीशन हो वो कंडीशन स्टैंडर्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बट जब मैंने ऐसे लिख दिया इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टैंडर्ड स्टेट। क्लियर? छोटी छोटी बातें जानना बहुत जरूरी है ना बच्चों। चलो, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तुम लोग थक तो नहीं रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कुछ ज़्यादा बात तो नहीं कर लिया मैं, कि भाई बच्चों मज़ा आ रहा है, मस्ती उस्ती चल रही है, हैं? मैं जब मैं सोचता हूँ कि बहुत ज़्यादा तो नहीं बबक कर दिया मैं ठीक है, जब थक जाया करो थोड़ा सांस लिया करो, थोड़ा सा ऐसे ऐसे, थोड़ा सा लाइक दिस, थोड़ा जॉगिंग होगी थोड़ा सा। मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं चुकड़ी दिखा रहा हूँ तुम कर ही नहीं रहे हो रिलैक्स हो जाओ थोड़ी सी, लिटिल बिट, सो दैट वी कैन गो ऑन। या गाना गा लो, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज के दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, है ना। तो मजा आएगा नहीं बताओ तुम? ऐसे चलो कम ऑन, लेट्स सी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब मैं दीदी अपने ये गाना सुनाया था फोकट में नहीं भैया, मुझे पढ़ाना इसलिए गाना सुनाया हूँ। चलो कम ऑन आ जाओ। हाँ लेट्स सी, ये गाना मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। जब भी मैं थक जाता हूँ, थोड़ा रिलैक्स करना चाहता हूँ, एनर्जी चाहता हूँ तो गाना गा लेता हूँ। ये वाला वी शैल ओवरकम बहुत ज़्यादा ऊर्जा देता है मुझे।
चलो कम ऑन, तुम भी एंजॉय करो, लेट्स सी। तो ये एक रिएक्शन है बच्चों, और हमसे कह रहा है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या मतलब है। मैंने कहा ना वो बहुत बहुत मज़ेदार है। मैंने कहा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इसका क्या मतलब है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है। तो क्या हुआ, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है, अगर ये पर मोल लिखा है तो पर मोल, ओहो, लेट्स सी नाउ, कम ऑन एवरीवन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी रिएक्शन लिखा है, जो रिएक्शन लिखा हुआ है 1 मोल के लिए, 2 मोल के लिए, 3 मोल के लिए, उसके लिए एंथैल्पी चेंज लिखा तो पर मोल है, बट पर मोल मीन्स एज पर रिटेन, जैसा लिखा हुआ है, एज रिटेन, जैसा लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग अपनी बात कर रहे हैं, है ना। जैसे मैं कहूँ तुमसे बच्चों, वो ध्यान समझना, अगर मैं ये कहूँ कि A रिएक्ट करके B + 2C बना रहा है ना। अब मैं कहा कि इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पर मोल निकालो, ऐसे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पर मोल निकालो, ये लिखा ऐसा लिखा है तो निकाल देंगे, इसकी एंथैल्पी माइनस इसकी एंथैल्पी कर लेंगे और मजा आ जाएगा, है ना बच्चों। नाउ लेट्स सी, अगर इसी रिएक्शन को मैं ऐसे लिखता हूँ 2A कन्वर्ट हुआ 2B + 4C, कहोगे सर ये क्या है, आपने बस 2 से गुणा कर दिया, बट नाउ आई हैव रिटेन रिएक्शन इन डिफरेंट फॉर्म, आई मल्टीप्लाई बाई 2, या सो इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालेंगे बच्चों, पर मोल निकालेंगे। सो कीप इन माइंड हियर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन टर्म यूज फॉर पर मोल एंड इट्स एज पर रिटेन इन द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, ये लिखा है, अब हम इसके लिए कैलकुलेट करेंगे। जानते हो इस जो 2 वाला है, 2 वाला जो है, इसकी वैल्यू इसके 2 गुना हो जाएगी। ओ माय गॉड, अगर ये 1 वाला मान लूँ मैं इसको, तो 1 वाले के 2 गुना हो जाएगी। क्लियर, इज इट क्लियर टू एवरीवन कि एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि वो जो रिएक्शन लिखा गया है, क्वेश्चन में दिया गया है, उसके उस 1 एक्सप्रेशन के लिए, है ना, अगर उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 3, वट एवर द एक्सप्रेशन वी हैव, अकॉर्डिंगली वी जस्ट यूज दिस वन। ओके, नाउ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पता है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन में कई बार कहता है कि 4 एक्सप्रेशन देगा कि इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए करेक्टली लिखा गया है। दिस क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैज़ बीन आस्क्ड सो मेनी टाइम्स इन एग्जाम्स। तो अब ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता क्या है, बहुत मस्ती सीखो इसको। तो जिसको मान लो हम कह रहे हैं कि मुझे ये बनाना है, तो जिसको भी बनाना है आपको, उसको उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनसे मिलके बना है वो, उसके प्योर एलिमेंटल फॉर्म, जो नॉर्मल कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड मतलब प्रेशर 1 बार, नहीं दिया तो टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसके जो एलिमेंट्स हैं वहाँ से बनाने में कितना एंथैल्पी चेंज हो रहा है। मैं पहले पूरा बोल देता हूँ फिर उसको एक्सप्लेन करता हूँ। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में समझाने जा रहा हूँ आपको, क्योंकि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बच्चों, 1 मोल बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए सवाल में दिया होगा, 1 मोल गिवन सब्सटेंस को बनाने के लिए, गिवन सब्सटेंस को बनाने के लिए कहाँ से, फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, कहाँ से, फ्रॉम एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मतलब वो O2, H2, S8, H2O नहीं, फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, एलिमेंट से प्रेजेंट इन देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट्स। एक एक बात को ध्यान से समझना है बच्चों। जब हम लोग एनर्जी की बात करते हैं ना, तो अगर तुम सॉलिड की जगह लिक्विड कर दोगे तो एनर्जी बदल जाएगी, टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो एनर्जी बदल जाएगी, डायमंड ग्रेफाइट कर दोगे एनर्जी बदल जाएगी। तो वी मस्ट नो, वी वेरी प्रिसाइजली नोटिस दिस पॉइंट दैट हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मोस्ट स्टेबल स्टेट। ऐसे कुछ भी लिख दिया तो 1 मोल दिए हुए सब्सटेंस को बनाने में उसके एलिमेंट से जो कि प्रेजेंट हो मोस्ट स्टेबल स्टेट में, जितनी एंथैल्पी चेंज होती है उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। हेलो,
1 मोल दिए हुए सब्सटेंस को बनाने में उसके एलिमेंट से जो कि प्रेजेंट हो अपने मोस्ट स्टेबल स्टेट में जितनी एंथैल्पी चेंज होती है, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। सपोज मुझे बच्चों कह रहा है लिखिए एक्सप्रेशन, मुझे 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 सवाल दिया गया, एक बार ध्यान समझना फिर मुझे बताना कि क्लियर हुआ कि नहीं। लेट्स जस्ट टेक इट। कह रहा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन का लिखो आप, मीथेन का। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, हम कहेंगे क्या बनाना है हमको, मीथेन है। कितना बनाना है, कहेंगे 1 मोल बनाना है, इट्स मोलर एंथैल्पी फॉर्मेशन, 1 मोल बनाना है। ओहो, इससे बनाना है भाई, इसके एलिमेंट से बनाना है। एलिमेंट कौन है, कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन से बनाना है और हाइड्रोजन से बनाना है। ये किस स्टेट में होना चाहिए, मोस्ट स्टेबल स्टेट। तो बच्चों कार्बन का अपने कुछ याद करना पड़ेगा। कार्बन का मोस्ट स्टेबल स्टेट सॉलिड होता है, वो भी ग्रेफाइट होता है ना। कार्बन का मोस्ट स्टेबल स्टेट कौन हुआ यहाँ पर, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट सॉलिड स्टेट में, ऐसे कर लिया हमने। हाइड्रोजन का मोस्ट स्टेबल कौन होता है, दुनिया को पता है यार, गैस होता है। कितना में हाइड्रोजन चाहिए, 2 ले लिया। ये एक्सप्रेशन जो है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन को सही सही लिख पाया है। अगर मैं यहाँ ग्रेफाइट जो डायमंड कर दूंगा तो गलत, हाइड्रोजन को लिक्विड कर दूंगा तो गलत। मेरी बात समझ में आई क्या, बताओ मजा आया कि नहीं गांव वालों। अरे यार तुम लोग बहुत बढ़िया चीज सीख रहे हो, बताओ। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज, अब हमसे कहेगा ना कि इसको बनाओ, तो जिसको बनाना है उसके 1 मोल को बनाना है, जस्ट 1 मोल। उसके एलिमेंट से बनाना है तो यहाँ एलिमेंट्स ले लिया, एंड दे ऑल शुड बी प्रेजेंट इन देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट्स। सपोज मैंने आपको भी बताया कि ये कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म में होता है, तो जस्ट नोट डाउन, कहीं इसको अलग से लिख लो इंटरटेनमेंट बॉक्स में। ये डायमंडवा, ये कार्बनवा जो है ये सॉलिड और ग्रेफाइट है। अब हाइड्रोजन गैस तो पता ही होता है यार। चलो जरा एक्सप्रेशन लिखो तो, राइट एक्सप्रेशन फॉर, समझ में आया आप लोगों को। हे गाइस कम ऑन। सो नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू द क्वेश्चन। मैं सवाल देने जा रहा हूं और आप लोगों को लिखना है। Write the expression for enthalpy of formation of CO2. Enthalpy of formation of CO2 लिखो बच्चों। तो enthalpy of formation of CO2 लिखो लिखो जल्दी लिखो। टाइम इज 30 सेकेंड्स, नहीं 45 सेकेंड्स, थोड़ा टाइम ले लो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। लिख के बताना डन हो गया, जल्दी करो, सबको लिखना ही है। आप सभी लोगों ने ऐसा लिखा है ना, मैं देख रहा हूं। कार्बन ग्रेफाइट सॉलिड, और ऑक्सीजन का मोस्ट स्टेबल स्टेट कौन है बच्चों, गैस। और ये मिल क्या बन गया, ये CO2 गैस। CO2 हमें कहता है CO2 लिक्विड बनाओ, तो हम लिक्विड लिखते, CO2 सॉलिड। क्या बनाना है तो वो बताएगा ना। मान लो क्या CO2 सॉलिड बनाओ, ठीक है, हम CO2 सॉलिड बना रहे हैं, लेकिन जिससे बनाएंगे उसका स्टेट फिक्स है ना। जिसको बनाएंगे उसका स्टेट क्या है बच्चों, फिक्स है। ओके चलिए, अच्छी बताओ, वो ध्यान समझना। ये रिएक्शन से प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना। एंथैल्पी चेंज क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। इट्स वेरी इजी है ना, वी ऑल नो दिस फैक्ट। अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात कर रहे थे हम लोग, है ना, इसकी बात कर रहे थे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा किससे बनना है, जो एलिमेंटल मोस्ट स्टेबल एलिमेंटल फॉर्म से बनना है, मोस्ट स्टेबल एलिमेंटल फॉर्म से बनना है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ, ध्यान समझना आप लोग, वो ध्यान समझना, मैं आपसे ये कहूँ कि कार्बन ग्रेफाइट सॉलिड के बनाने के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू क्या होगी स्टैंडर्ड स्टेट में, बताओ क्या होगी। तो कहें हैं ये किससे बनाना है, ग्रेफाइट से, क्योंकि ग्रेफाइट तो ऑलरेडी है ही, तो बनाना क्या है, तो वैसे ही है। कहीं इसमें एंथैल्पी चेंज कुछ नहीं होगा, तो उसी अवस्था, कहीं रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों सेम है, कहीं इसके लिए क्या होगी, 0, है ना। मतलब क्या हुआ, मैं कहूँ कि तुम मान लो तुम लोग इतने अच्छे बच्चे हो, मैं तुमको अच्छा बच्चा बनाने के लिए कितना एनर्जी लगेगी, कहीं 0, कहीं क्यों, कि हमारे बच्चे वैसे ही अच्छे हैं, तो वैसे उनका बहुत अच्छा संस्कार, बड़े अच्छे प्यारे बच्चे हैं।
तो जो जिस अवस्था में है, सिंस इट हैज़ बीन डिफाइंड फ्रॉम प्योर एलिमेंटल स्टेट इन देयर मोस्ट स्टेबल फॉर्म, मैं कहूँ कि बताओ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इन स्टैंडर्ड से ब्रोमीन लिक्विड क्या होगा, तो ब्रोमीन लिक्विड होता ही है। कार्बन ग्रेफाइट क्या होगा, कार्बन ग्रेफाइट होता ही है। सिल्वर सॉलिड क्या होगा, हाइड्रोजन गैस क्या होगा, इन सभी क्या होगा बच्चों, जीरो होगा। तो आप लोग दिमाग में रख लो कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी कंपोनेंट इन देयर एलिमेंटल मोस्ट स्टेबल फॉर्म में क्या होगा, जीरो होगा। ओके, उसी से वो बनाना है यार, ओह माय गॉड। तो ये सवाल क्या पूछ लेता है, तो भैया क्या हुआ, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ प्रेजेंट इन मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ एनी एलिमेंट इन मोस्ट स्टेबल फॉर्म, जिस स्टेबल फॉर्म में वो रहता है, जिस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है प्रकृति में, जिस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है, कितना होगा, जीरो। चाहे मैं फॉस्फोरस की बात करूं तो फॉस्फोरस का सॉलिड होगा, सल्फर की बात करूं S8 सॉलिड होता है, इन सब बनना कितना होगा, जीरो होगा। सिल्वर सॉलिड है ना, ग्रेट, बहुत बढ़िया। नाउ एक्सप्रेशन फॉर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमने इसको देख लिया। एक जरा बच्चों फिर से लिख दो तुम लोग, तो चलो भाई गांव वालों, राइट एक्सप्रेशन फॉर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। चलो ऐसी प्रैक्टिस कर लिया जाए और जल्दी से लिख के बताओ मुझे कि लिख लिए कि नहीं। कम ऑन, हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन किस फॉर्म में रहता है, गैस के फॉर्म में। कितना चाहिए, एक चाहिए, तो आधा मोलेंगे इसको, एक मिल गया। प्लस क्या चाहिए बच्चों, हाइड्रोजन किस फॉर्म में रहता है, गैस के फॉर्म में। कितना चाहिए, 3, तो ये 3/2 कर लो, 2 कट जाएगा, 3 बच जाएगा। हम क्यों, कितना बनाना है इसको, 1 मोल बनाना है। क्या बनाना है, अमोनिया गैस। इज इट क्लियर, ये एक्सप्रेशन हुआ। मुझे उम्मीद है आप सभी ने सही किया होगा। और 4 नंबर सवाल फोकट कैसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन सही है या गलत है, व्हाटएवर, फॉर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, है ना। तो मुझे उम्मीद है आपको सारी बातें सही से समझ में आ गई हैं, है ना बच्चों। चलिए 1-2 क्वेश्चन ट्राई करते हैं। कम ऑन, फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर फॉलोइंग। इसके लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के बीच का एक्सप्रेशन बताइए। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, किसका, H2O के बीच में रिलेशनशिप बताइए, क्या संबंध होगा। एक मैं बता देता हूं और फिर आप बताना। देखो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किसके लिखते हैं, जो एक्सप्रेशन लिखा गया है, ये जो लिखा गया उसके लिखते हैं। ये क्या होगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। और ये किसके लिखते हैं बच्चों, 1 मोल के लिए। फॉर्चुनेटली ये 1 ही मोल के लिए लिखा हुआ है और ये कहाँ से है, प्योर एलिमेंटल स्टेट से है। तो अभी ये जो एक्सप्रेशन है इस केस में एंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये सुनना यहाँ लगा रहा है, कोई बात नहीं, कहीं भी लगा सकते हो। ये दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, सेम होगा दोनों। गुड, बिकॉज जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का जो एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल फिक्स एक्सप्रेशन है कि उसको ऐसे ही लिखना है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का फिक्स एक्सप्रेशन नहीं है, वो जो रिएक्शन लिखा गया उसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो दिया है उसका, बट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज समथिंग विच इज डिफाइंड हुआ है वो। यहाँ पर फॉर्चुनेटली दोनों सेम हो गया है। अब मैं क्वेश्चन दूं, करोगे बच्चों, बताओ, आर यू ऑल रेडी फॉर द क्वेश्चन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में अंतर करना है या रिलेशनशिप बताना है। चलो बताओ, इसके लिए बताओ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में क्या रिलेशनशिप है। हम क्या देख रहे हैं, 2 मोल बन रहा है और ये दोनों एलिमेंटल, सब कुछ सही है, मामला सही है बिल्कुल। तो हम कहें अच्छा, मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन स्टैंडर्ड जो वैल्यू है ये 2 गुना होगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के, क्योंकि ये 1 मोल के लिए डिफाइंड है ना। चलो, क्योंकि है ना ऐसा है। नेक्स्ट एक और ट्राई करो, ये बताओ जल्दी जल्दी, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, पोर डालो, 45 सेकेंड्स, कम ऑन एवरीवन। देखो
इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। ये एक्सप्रेशन इसमें CO यूज किया गया है और तुम जानते हो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में CO यूज नहीं होगा। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के लिए तो ये सही फिट बैठता है, बट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए ये एक्सप्रेशन सही नहीं है। तो नो रिलेशन, इनके बीच में कोई संबंध नहीं होगा, बिकॉज वी नो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए अलग एक्सप्रेशन होता है, राइट? इट्स नॉट द एलिमेंट। हाँ ठीक है, ऐसे ही मैंने जानबूझ के तुम्हें फंसाया था ताकि तुम जो है यहाँ गलती करो, तुम्हारे दिमाग में जाके जोर पड़े और दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में जाके इम्पिंज हो जाए और एग्जाम में जाके फोड़ डालो। कम ऑन। सो एक बात ध्यान रखना बच्चों, मैं तुम्हें बड़ी गंभीरता से बोल रहा हूँ कि मैं जिस तरह से थर्मो पढ़ा रहा हूँ ये बिल्कुल ही अब मैं खुद ही अपनी तारीफ कर लेता हूँ, तुम लोग तो करते ही रहते हो, ये बिल्कुल ही एक नायाब तरीका है। बहुत ही शानदार वे में तुमको डिस्कस कर रहा हूँ, एग्जाम्पल्स लेकर के छोटी छोटी बातों को मुझे ख़त्म करने कोई टेंशन नहीं है। कोर्स ख़त्म करने का तो हो ही जाएगा, हमारा उद्देश्य है कि तुम इसको पहुँचो। मैं बताना चाहता हूँ कि तुम किसी बुक से पढ़ोगे, किसी भी कहीं कोई कंटेंट दोगे तो ये सब चीज़ें ऐसे मिलेंगी नहीं, ये थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा और अभी हम लोग पूरा क्लियर करते जा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इनको अलग से नोट करते जाओ, समझते जाओ, ऐसे समझो कि अब दोबारा भूलेंगे नहीं हम कभी इसको, क्योंकि दोबारा ये ऐसा पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। तो हमें इसको पूरी तरह यूज कर लेना है और इट्स अ वंडरफुल अमेजिंग चैप्टर इटसेल्फ। लोग इसको ना फार्मूला बताए ख़त्म कर देते हैं, कुछ कुछ डेरिवेशन का ख़त्म कर देते हैं। रेदर आई जस्ट वांट टू मैं आपको उसमें इन्वॉल्व करना चाहता हूँ कि महसूस करो प्रोडक्ट का एंथैल्पी, प्रोडक्ट का हीट कैपेसिटी, रिएक्टेंट का हीट कैपेसिटी चेंज किया तो क्या होगा, वो सारी चीज़ें हैं। तो इन चीज़ समझने के बाद थोड़ा क्लास के बाद टाइम दो, आधे घंटे का, अलग से नोट करो और फिर सीखो। ओके बच्चों, ओके, थैंक यू ऑल, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर एंड फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस। ओके, जय हिंद, जय भारत। ऑन S2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए S2ON पर बने रहिए।